दोस्तों आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स के आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, बिल्कुल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं दोस्तों, ये 4 से 4 नंबर में भी, 6 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, किसी भी नंबर में आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले दिया हुआ मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला कि वैद्युत, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख बता दें आप लोग को, ये जो हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 का है। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो ये पहला चैप्टर है आपका। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपको दिखने को दिख रहा है, ये आपको पहले ही चैप्टर से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत बल संबंधी कूलॉम के नियम क्या हैं। तो वैद्युत बल संबंधी कूलॉम के नियम क्या है, इसमें नॉर्मली आपसे कूलॉम को नियम पूछा गया, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आपको सिंपल लिख देना है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं उनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर सीधे कूलॉम के नियम को फॉर्मूला लगा देना है और यहीं पर अपना क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो इतना करते ही आप लोग को यहाँ पर 2 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और अगर आपको समझना है तो आप लोग समझ सकते हो, देखिए ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी मेरी कितनी है, यहाँ पर R दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि F जो है बल, वो Q1, ये मेरा Q1 होगा, और जो दूसरा आवेश है वो मेरा Q2 होगा। तो F जो है वो मेरा Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। दूसरा क्या है, कह रहा है कि देखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब R इनके बीच की दूरी है, इसका वर्ग क्या होगा, R², तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वही आप लोग को मिला के यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ये वाला साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा 1/4πε0। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखना है आपको। मतलब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। तो सिंपली क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसका यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा, φ = E.A। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग को केवल इतना यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है और इतनी यहाँ से डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद इसका जो मात्रक यहाँ पर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, या फिर आप इसकी जगह पर केवल वोल्ट मीटर लिख सकते हो। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को। आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम पढ़ रखा होगा, ये वैद्युत फ्लक्स का था, और इस तरह से इसमें से रेखाएं क्या थी, पास हो रही थी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉपी में अपनी, या फिर अवतार में भी आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है कि आपको क्या करना है इसमें, कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मली फॉर्मूला लिख देना है, और इसका जो है आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिफिनेशन आप लोग को लिख देनी है। और आप लोग को बता दें दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छे से पास होना या फिर अच्छे से नंबर आपको चाहिए, परसेंटेज आपकी, देखिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा आपसे 90+ या फिर 95+ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपको 80+ अगर आपको चाहिए परसेंटेज, तो आज ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ऐसी मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं जो कि आप लोगों के लिए वन शॉट की तरह कार्य करेंगी, फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह, और आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, 80+ तो आप लोग बिल्कुल पा ही जाओगे। तो अगर ऐसा ही उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए, बाकी जो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा दोबारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, और तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा आ चुका है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो सिंपली इसमें आपको लिखना है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसको हम लोग यहाँ पर पहले हाईलाइट कर देंगे। इसको लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बात आती है इसकी डिफिनेशन पे, तो इसकी डिफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। क्या है कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक इसका आपको लिख देना है। मात्रक देखिए सबके याद रखिएगा, मात्रक से आपका 1 नंबर कट जाता है अगर आप मात्रक नहीं लिखते हो। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस बोर्ड की परीक्षा दे चुका हूँ, 12th की परीक्षा, इसलिए आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप लोग मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। तो इसका नॉर्मली आप लोग को व्यंजक लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 2 नंबर में ज़्यादा ना करिएगा, केवल
एक लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर दिखा दिए। टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बलाघूर्ण से, ई को वैद्युत क्षेत्र से और पी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है, इसी के नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को पहले ये लिखना है इतना, और इसके यहाँ पर जो डेरिवेशन दी हुई है आप लोग यहाँ ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डेरिवेशन ये सब ना करिए। केवल आप ये फॉर्मूला अगर अच्छे से करके आ रहे हो तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी, तब तक हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगली वीडियो हमारी, देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। ये देखिए 7वें क्वेश्चन के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। ये देखिए 7वें क्वेश्चन के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली मात्रक यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है क्या होता है। मात्रक होता है मेरा कूलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बीमा यहाँ पर आप लोग को लिख देनी है m-1 L-3 T4A2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के आज इसी सवाल के साथ मेरा पूरे 7 सवाल खत्म हो गए हैं। मतलब 7 सवाल का मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। ठीक है, दूसरा चैप्टर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये है मेरे दूसरे चैप्टर का नाम। तो हम लोग इसका देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो इसकी धारिता के लिए सूत्र जो आपको यहाँ पर केवल क्या पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पूछा क्या गया, केवल सूत्र कहा गया ना आपसे। यहाँ पर केवल क्या कह रहा है कि सूत्र संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर केवल सूत्र लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें आप लोग को अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। और हाँ, ये जरूर आप लोग को बता दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है पेपर में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरा, कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र से परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं हम लोग। संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र क्या है कि C = फॉर्मूला दिया हुआ है K/A/0/D। मतलब क्या है कि आपका C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। ठीक है, तो इसका आप लोग नॉर्मली लिख देना कि धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, लिख के, और यहाँ पर जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि परावैद्युत पदार्थ क्या हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, तो उन्हें हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो अचालक तो नहीं होंगे। देखिए क्या है कि इसमें अपने में से धारा प्रवाहित तो नहीं होने देंगे लेकिन उसका असर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कांच, मोम, कागज, तेल इत्यादि। इसमें करंट फ्लो नहीं होता है लेकिन ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब हल्का अर्थिंग टाइप का आपको ये दे सकते हैं। तो यही होते हैं मेरे परावैद्युत पदार्थ। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों आपका नया चैप्टर शुरू हो गया, मतलब तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा। अभी तक जितने इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़े, ऊपर के 11 क्वेश्चन जो आप पढ़ के आए हो वो चैप्टर 2 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो थे वो 11 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के। अब जो चैप्टर तीसरा आ रहा है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको नीचे बताए जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो संबंध पूछा है तो आपको केवल इतना लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको आ रहा हो तो आप ये डेरिवेशन दिखा सकते हो यहाँ पर, वरना आप यहीं पर छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है। धातु के किसी तार की लंबाई तो खींचकर अगर हम दुगना कर दें तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये लगभग हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है कि इसका नया प्रतिरोध जो होगा वो पुराने का n गुना बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, मतलब n²। तो कितने गुना पहले यहाँ पूछा गया है आपको, देखिए 2 गुना। तो यहाँ n की जगह पे आप 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना।
बस यही मेरा आंसर होगा। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब है गतिशीलता किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा होगा आपको, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। इसका आप लोग को यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख के आना है। किसको किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है वो भी आपको लिख देना है। बी को अनुगमन वेग कहते हैं, ई को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और म्यू नॉट जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं गतिशीलता, ठीक। म्यू नॉट को इतना आपको लिख के आना है। देखिए इसी के साथ मेरा क्या हुआ, तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना जल्दी से चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चौथा चैप्टर यहाँ पर हम दिख रहा होगा आपको, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसका बल का सूत्र आपको क्या करना है, यहाँ पर F=q_v_v sin थीटा, और जिसको जिससे रिप्रेजेंट करा गया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इतना करना है केवल आपको। देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो ये आप लोग को यहाँ पर इतना लिखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को 100% तैयार करके जाना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक। तो इसी के साथ देखिए हमारा क्या हुआ, चौथा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार एक चैप्टर में केवल 2 ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं और भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आप लोग को इसलिए बताया जा रहा था कि आप लोग अच्छे से मतलब थोड़ी तैयारी करके आप मतलब जैसे 70 नंबर का पेपर हो तो आपको 30 से 35 नंबर आप लोग पास आराम से हो जाओगे इतना पढ़ के। और यार वैसे फिजिक्स में अगर आप लोग बस कुमार मित्तल की बुक आप लोग देखो तो उसमें 25 से 26 चैप्टर हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को 4 ही चैप्टर बताए गए हैं, तो 4 चैप्टर यार बहुत ज़्यादा, 8 से 10 चैप्टर क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर भी देख लेते हैं हम लोग क्या है, जिसका नाम है मेरा चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो देख लेते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक है देखिए मेरा क्या कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इस तरह से आपको पता होगा ये चुंबक होता है, अगर मेरा ये कौन सा पोल होता है, इधर मेरा ये पोल होता है मेरा नॉर्थ पोल, और ये मेरा पोल होता है साउथ पोल। अच्छा तरंगे कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ की साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ ना, इस तरह से चलती हैं ऐसे, ठीक। तो इनका कहने के हिसाब से कोई चीज़ इस तरह से लटका दी गई है इसमें, मान लीजिए इस तरह से जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, इस तरह से लटका दी गई है। वो कैसे गति कर रहा है, इधर फिर इधर। तो ये क्या है, पहले इधर आता है नॉर्थ तक, फिर वापस चला आता है साउथ तक, ठीक। फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे जाता है वापस, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई पेंडुलम यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है, ऐसे गति करेगा, हिलता रहेगा ना ऐसे से, पहले नॉर्थ, फिर देखिए ये आ रहेगा मेरा नीचे वाले में, फिर ये ऊपर वाले में, फिर नीचे से होता है वो कहाँ, ऊपर वाले में। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्टीमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल इनको सिंपल लिख देना, धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा कि चल कुंडली धारा मापी और वोल्टमीटर में रूपांतरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे देख लेते हैं क्या है, आगे देखिए आपका छठा चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन छठा चैप्टर के लिए यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये पार्ट 1 अभी आप लोग समझिए, नेक्स्ट पार्ट आप लोग के बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो पार्ट 2 का आप लोग को वेट थोड़ा करना पड़ सकता है 1 से 2 दिन, लेकिन आपको फुल जो पार्ट 2 होगा वो आपको फुल मिलेगा पूरा, मतलब उसमें आपको पूरा 14 चैप्टर तक समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग की बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।